बिल्कुल। तो सबसे पहला प्रश्न कि हम अग्निकर्म करें कैसे, उससे पहले मैं ये आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कोई भी काम कैसे करें उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो काम क्यों करें। अगर हमने ये सोच लिया है कि हम वो काम क्यों करें तो कैसे करें वो चीज़ बहुत आसान हो जाती है। ये देखिए अगर हम सोचें कि हमें यहाँ से अभी इसी वक्त हमें यहाँ से दिल्ली जाना है तो आपको 1 घंटे के घुटने में अंदर, swelling तो ये हमारे लिए दिखेगी, बहुत वो मुश्किल थोड़ा काम है गरम भी कि हम दिखेगा कैसे आपको। निकले यहाँ से और 1 जो घंटे में, क्या क्या मेजर तैयारी पॉइंट्स करेंगे। आपको बहुत सारी दिखेंगे, अड़चने वो यहाँ पे यहाँ आएंगी। दिखेंगे। अगर आप इसे लेकिन अगर थोड़ा हमारे पास clockwise उसका कारण समझेंगे, है, हमारा कोई बहुत तो आपको ही ये 5 अजीज o'clock पे मित्र मिलेगा। दिल्ली में बीमार पड़ा I think हुआ आप है देख पा रहे हैं सारे लोग। और उससे मिलने हमें जाना है, तो हम थोड़ा उसके देख पा लिए रहे हैं जो आप भी लोग? अड़चने आएगी, हम यहाँ से घर से निकलेंगे, हमारी गाड़ी पंचर हो गई है तो हम लिफ्ट लेंगे, यहाँ से लिफ्ट लेने के बाद हम आगे जा रहे हैं, ट्रेन अगर निकल गई है तो हम टैक्सी लेंगे। तो मतलब जो भी ये अड़चने आएंगी वो हम ये खुद 6 से सॉल्व o'clock करते है, जाएंगे, ये हम उन अड़चनों से आपका 3 रुकेंगे o'clock, नहीं। 12 o'clock, तो 9 आप सभी से o'clock, मेरा ये आग्रह है आपको ये 5 कि o'clock सबसे पे पहले point अग्निकर्म दिखेगा। करें किस तरीके से, उससे पहले हमें ये सोचना है कि हमें 7 अग्निकर्म o'clock पे करना आपको एक क्यों point है। दिखेगा। अगर इस क्यों का जवाब हम सबके पास है तो हम आज से 1 ही o'clock अग्निकर्म पे आपको करना एक point स्टार्ट कर दिखेगा देंगे। और तो 11 इस o'clock क्यों पे का आपको एक जवाब point दिखेगा। अगर हमें इस ये सारे वेबिनार में आपके मिलता है major या pain points हमारे होते हैं पास इस किसी तरीके और से तरीके यहाँ। से इस क्यों का जवाब मिलता है ये क्रूसी तो हम इस requirement चीज़ को से बहुत related भी जल्दी होते हैं। स्टार्ट और कर भी सकते आपको हैं। काफ़ी सारे points, और अपनी check बात करने को हैं आगे patient बढ़ाते को। इस हुए मैं तरीके से आपको सर्वप्रथम इस धन्वंतरी finger जी से को आपको नमन करता हूँ, प्रेस क्योंकि करना है इस इन्हीं की तरीके वजह से। से आज हम सब आप लोग सपोर्ट ले सकते हैं, आयुर्वेद आप चाहें तो को यहाँ सपोर्ट ले सकते हैं। इतने आपको अच्छे तरीके से और उसके सीख बाद पाए आप इस हैं। तरीके से प्रेस कर सकते इनकी हैं। कृपा patient के से बिना पूछ कुछ सकते भी हैं आप संभव नहीं है। कि उसके यहाँ बाद आपको मैं पेन है अपने या यहाँ आपको पेन है, और भी गुरु जगह आपको काफ़ी सारे वैद्य pain अश्विन point बारोट मिल सर सकते को हैं। नमन करना अगर चाहूँगा, उसका मीडियल जिनकी वजह से अग्निकर्म में मुझे मिलेंगे, काफ़ी अच्छा अनुभव, जो सामान्य बोल सकते हैं कि सामान्य से एक विशेष अग्निकर्म जो मैंने सीखा वो वैद्य अश्विन बारोट जी से सीखा। क्योंकि सामान्य रूप से अग्निकर्म मैं सन 2010 से कर रहा हूँ। जब मैं सेकंड ईयर में था तब मैंने अग्निकर्मा के कैंप करना स्टार्ट किए थे और उस वक्त मैं केवल कदर या कौन पे अग्निकर्मा करता था। और उसके बाद से 2016 में मैं ग्लोबल अग्निकर्मा सेंटर पे जाके मैंने ट्रेनिंग लिया और उसके बाद एक विशिष्ट अग्निकर्मा या अग्निकर्मा का एक ब्रॉड एस्पेक्ट मुझे मिला कि अग्निकर्मा को हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये ग्लोबल अग्निकर्मा की टीम है पूरी। इसके बाद मैं अपने दूसरे गुरु डॉक्टर राजकुमार सर, डॉक्टर रम्या कृष्णन का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनकी वजह से आयुर्वेद में मुझे एक विशेष विश्वास जनरेट हुआ कि आयुर्वेद से सब चीज़ों का इलाज किया जा सकता है। वो विश्वास जो कि अधिकांश आयुर्वेदिक चिकित्सकों में नहीं होता है। उन्हें लगता है कि हम इस जगह एलोपैथी की हेल्प लें या हम उस जगह एलोपैथी की हेल्प लें, या फिर हमें इस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं करना है, हमें हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट नहीं करना है। ये सभी चीज़ों के जो मिथ थे मेरे, वो तोड़ने में डॉक्टर राजकुमार सर का और डॉक्टर रम्या मैम का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। मेरी गुरुओं की लिस्ट काफ़ी बड़ी है। हो सकता है कि मैं आज सभी उन सबसे क्षमा मांगना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में मैं उन सबका नाम नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि निरंजन सर भी मेरे गुरु हैं, डॉक्टर किशोरी लाल जी मेरे गुरु हैं, विनोद गौतम सर भी भ्रातृतुल्य, मुझे इनका सहयोग हमेशा मिला है। डॉक्टर चंद्रेश तिवारी जो एक बड़े भाई की तरह हमेशा मेरे साथ रहते हैं। ये डॉक्टर अनिल बंसोड़े हैं, जिन्होंने मुझे अग्निकर्म के कुछ नए तरीके सिखाए, जिन्हें मैं आज आपके सामने शेयर करूँगा। क्लियरली विजिबल लगेगा आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अग्निकर्मा क्या चीज़ है। तो अग्निकर्मा हमारे आयुर्वेदा में शास्त्र कर्म और अनुशास्त्र कर्मों में इसका उल्लेख है, पैरासर्जिकल प्रोसीजर्स में। लेकिन सर्जरी में भी इसका काम लिया जा सकता है। और मॉडर्न मेडिकल साइंस में मेथड में मैंने खुद ने सन 2014 में ये बिल्कुल आपका रामपुरा सैटेलाइट हॉस्पिटल में बेनाइन थायराइड ट्यूमर की सर्जरी कॉटराइजेशन से होते हुए देखी। तो मुझे पता लगा कि अग्निकर्म को आधुनिक चिकित्सक बहुत एडवांस लेवल से यूज़ कर रहे हैं और बड़ी विडम्बना है कि हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक ही इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसके लाभ रोगियों को नहीं दे रहे हैं। अगर आप दबाने की कोशिश कर रहे तो ये एक अनुशस्त्र कर्मों में इसका उल्लेख दिया गया है। और अग्निकर्मा को जो हम जनरली समझते हैं कि हम किसी शलाका से या किसी स्नेह से या किसी मधु को गर्म करके अग्नि पर्टिकुलर उन टिश्यू में डालते हैं और वहाँ से उस डिजीज़ की जो संप्राप्ति है उसका विघटन होता है और हमें उस रोग से मुक्ति मिलती है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अग्निकर्म को हमें केवल इस बिल्कुल छोटे से रूप में नहीं देखना है। आप सभी को पता है कि हम सब काय चिकित्सक हैं, अग्नि चिकित्सक हैं, तो हम सब किसी न किसी रूप में अग्निकर्म ऑलरेडी कर रहे हैं।
क्योंकि हम अग्नि की ही चिकित्सा कर रहे हैं और उस अग्नि की चिकित्सा करने के लिए हम अग्नि का ही प्रयोग कर रहे हैं। सभी औषधियों को मातृ स्वरूपा माना जाता है। आज नवरात्रा स्थापना का जो पर्व है, मातृशक्ति की आराधना का आज पर्व है, तो औषधियों को भी मातृ स्वरूपा ही माना जाता है, अग्नि स्वरूपा माना जाता है। तो आप सभी ऑलरेडी अग्निकर्मा कर रहे हैं और हम अग्नि की ही चिकित्सा कर रहे हैं। तो आधा काम हम कर चुके हैं और आधा काम अभी हमें करना बाकी है। अग्निकर्म हम ऑलरेडी कर रहे हैं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके में। काय की चिकित्सा अग्नि की चिकित्सा ही है और अग्निकर्म का जो विशिष्ट प्रयोग हम करते हैं वो जनरली वात और कफज रोगों में करते हैं। मैं आपको यहाँ पे हमारा जो शास्त्रीय स्वरूप है उसके साथ साथ जो अनुभविक पक्ष है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लाइक स्लाइड में लिखा हुआ है कि अग्निकर्म की परिभाषा ये है, लेकिन मैंने आपको बताया कि अग्निकर्म उससे काफ़ी बड़े स्वरूप में हम करते हैं। हम रस औषधियों का प्रयोग करते हैं, वो भी अग्नि स्वरूपा हैं। हम काष्ठ औषधियों का प्रयोग करते हैं, वो भी अग्नि स्वरूपा हैं। तो अग्निकर्म हम ऑलरेडी कर रहे हैं। वात और कफज रोगों के साथ साथ पित्त रोगों में भी अग्निकर्म किया जाता है। यहाँ आप में से काफ़ी लोग हो सकता है इस चीज़ पे मुझसे सहमत नहीं होंगे, बट केवल एक छोटी सी लाइन में आपको बोलना चाहूँगा कि बिना वात के कोई डिजीज हो ही नहीं सकती है। ना कफ प्रकोपित हो सकता है, ना वात प्रकोपित हो सकता है, नहीं कोई संप्राप्ति बन सकती है। तो बिल्कुल अगर सब जगह वात है तो वहाँ हम अग्निकर्मा भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें युक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। सब जगह पर सब तरह का अग्निकर्मा नहीं किया जा सकता, लेकिन अधिकांश रोगों में हम अग्निकर्म का प्रयोग कर सकते हैं। ये यूज होता है। इसके बाद अग्निकर्म को हम थेरेपेटिक हीट बर्न भी बोल सकते हैं या कॉटराइजेशन भी बोल सकते हैं। इसका जो विशेष वर्णन जो किया है आचार्य सुश्रुत ने किया है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर कुछ अन्य आचार्यों ने भी इसका वर्णन किया है। और इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? इसका यूज प्रिवेंटिव मेजर्स में किया जा सकता है, मतलब रोगों की रोकथाम में किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि कोई ग्रंथि बन गई और ये आगे जाके बढ़ सकती है तो उसकी रोकथाम के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। दर्द अगर अभी आपका स्केल 1-2 चल रहा है और वो आगे जाके 8-9 स्केल तक पहुंचने वाला है तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं ताकि वो चीज़ आगे बढ़ी नहीं। प्रिवेंटिव मेजर्स में, क्योरेटिव मेजर्स मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि पेनाइन थायराइड ट्यूमर का जो एग्जांपल दिया कि इस तरीके से आप उसे क्योर कर सकते हैं। अगर आपको जॉइंट पेन है तो आप उसे क्योर कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है कि अगर किसी को सर्जरी हुई है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गई है, तो आप उसके बाद भी अग्निकर्मा कर सकते हैं। जनरली लोग नी रिप्लेसमेंट के बाद केवल 50% चांसेस होते हैं कि उनको उससे रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स पैथोलॉजीज हैं। केवल हम उसे वहाँ पे केवल अस्थि या लंबे टाइम तक हमें उपास्थि समझ के, कार्टिलेज या बोन समझ के ही हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं और रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन एक जॉइंट में या एक संधि में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। आप सभी को पता है कि वहाँ पे बोन है, कार्टिलेज है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल फ्लूइड है, टेंडेंस हैं, लिगामेंट्स हैं। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मसल्स हैं, इसके अलावा हम जिस चीज़ को बिल्कुल कंसिडर नहीं करते हैं वो है फेशिया। फेशिया वहाँ पर है। फेशिया को हम में से अधिकांश लोग छोड़ देते हैं क्योंकि इसे बहुत ही कम इंडिया में टीच किया जाता है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। इसका मैं अभी आपको जब ये सारी स्लाइड्स खत्म होगी तब बताऊंगा कि फेशिया क्यों इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इसका यूज़ है हीमोस्टैटिक। अगर किसी को कहीं से रक्त बह रहा है तो हम उसका प्रयोग अग्निकर्म का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी कंडीशन आपको आज का ये पूरा सेशन जो है वो क्यों अग्निकर्म का प्रयोग करना चाहिए उसका एक वही चीज जो मैंने शुरुआत यहाँ से आपको मिल सकता है कि हमें अग्निकर्म क्यों करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज तो कि इससे रिकरेंसी बहुत कम हमें ये सोच लेना, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिकरेंसी होगी। अगर इसमें मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मेरा बताना चाहूँगा कि अगर आपका वात का जो लक्षण है शूल, तो ये सभी लक्षण अगर रोग स्वरूप हैं और आपने वहाँ अग्निकर्म किया है अपने घर में, वो रोग का शमन होगा और वहाँ पे जो आपको पेन है वो परमानेंट क्योर होगा। लेकिन अगर वो लक्षण स्वरूप है, डिजीज कुछ और है, वो उसके सिम्टम्स के रूप में आ रहा है, तो हो सकता है वो परमानेंट क्योर उस वक्त नहीं हो। उसमें लंबी सिटिंग्स हमें देनी पड़ सकती है और उसमें हमें डिजीज का ट्रीटमेंट भी करना है, मूल रोग का ट्रीटमेंट भी करना है, तब आपको अग्निकर्म के रिजल्ट उसमें मिलना स्टार्ट होंगे। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो लोगों को रहता है कि वो अग्निकर्म करते हैं और रिकरेंसी बार बार होती रहती है पीछे। तो अब पुनर्भव जो है लोगों का, वो सोचते हैं कि टैक्स में गलत लिखा हुआ है या क्यों ये नहीं हो रहा है या अग्निकर्म के रिजल्ट हमें क्यों नहीं मिल रहा है। तो वो सारी चीजें आपको इस चीज से देने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आपका जो क्वेश्चन है वो इससे मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, आपको उसका आंसर मिल सकता है कि अगर वो लक्षण स्वरूप है तो फिर आपको पहले मूल रोग का ट्रीटमेंट भी साथ में करना होगा और अग्निकर्म साथ में करना होगा। और अगर वो रोग स्वरूप है तो वहाँ पे उसको जैसे ही आप 1 या 2 सेट अग्निकर्मा के करेंगे तो वहाँ पे पेन में परमानेंट रिलैक्सेशन आपको मिलेगा।
दूसरा जो बताया गया है कि इसकी श्रेष्ठता कैसे है, वो आप सभी को पता है कि जहाँ औषध कर्म काम नहीं करते हैं, जहाँ शस्त्र कर्म काम नहीं करते हैं, जहाँ शार कर्म काम नहीं करते हैं, वहाँ भी अग्निकर्मा काम करता है। तो आई थिंक इसकी सुपरियरिटी इसी एक अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 30 चैप्टर में जो बताया गया और सुश्रुत सूत्रस्थान 12 चैप्टर में जो बताया गया है, इसका रेफरेंस कि यहाँ पे ये बताया गया है कि ये सब चीज़ों में श्रेष्ठ है। तो हमें श्रेष्ठ चीज़ों के साथ रहेंगे तो हम भी श्रेष्ठ होंगे। तो अगर आप अपनी प्रैक्टिस में इस एक श्रेष्ठ विधा को यूज़ करते हैं तो आप नो डाउट श्रेष्ठ वैद्य बनने वाले हैं। और श्रेष्ठ वैद्य आप बनेंगे तो आपको यश, कीर्ति, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी चीज़ों की प्राप्ति होगी। तो हमारे जो पुरुषार्थ चतुष्ट हैं उनकी प्राप्ति के लिए भी हमें इसका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद है कि शार कर्म से भी बेस्ट इसे माना गया है, ये भी एक कारण है। और बेस्ट मेथड है ये रक्त स्तंभन का, रक्त को रोकने का सबसे बेस्ट मेथड है, इसलिए भी अग्निकर्म की श्रेष्ठता बताई गई है। तो श्रेष्ठ चीज़ों का प्रयोग हमें अपनी प्रैक्टिस में ज़रूर करना चाहिए। क्लासिफिकेशन की बात करें अग्निकर्मा की तो ये दो तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। हम किन मटेरियल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम स्निग्ध द्रव्यों का प्रयोग करके हम अग्निकर्म कर रहे हैं तो वो द्रव्य जो हम यूज़ कर रहे हैं उससे स्निग्ध अग्निकर्मा उसे बोल सकते हैं। और अगर हम रुक्ष चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे रुक्ष अग्निकर्मा हम बोल सकते हैं। अगर हम मधु, घृत, तेल इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जिनका प्रयोग जनरली हम स्नायु, संधि, अस्थि में होने वाले रोगों में करते हैं, तो हम इसे स्निग्ध अग्निकर्मा बोलते हैं। इसके अलावा आप माक्षिक का भी प्रयोग कर सकते हैं, मोम का आप प्रयोग कर सकते हैं स्निग्ध अग्निकर्मा में। उसके प्रयोग करने का बहुत ही सिंपल मेथड है। आप एक मोमबत्ती लीजिए, उसे गर्म कीजिए, उसके मोम जो गिर के काफ़ी बार हमारे हाथों में चिपक जाता है, उस तरीके से आप जहाँ पे पेन है वहाँ बूंद बूंद आप वो मोम डालते जाइए और वहाँ पे आपको जो पेन का सिग्नल्स हैं वो जाना ब्लॉक होंगे और ऑटोमेटिकली आपको पेन रिलैक्स मिलेगा। इसमें पेशेंट को वुंड भी क्रिएट नहीं होता है, लेकिन आपको जो मोमबत्ती का साइज़ है वो आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग लेना है। बिल्कुल आप हर किसी मोमबत्ती से हर जगह नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप बड़ी मोमबत्ती लेंगे तो वहाँ से मोम ज़्यादा पिघल के आने वाला है, छोटी मोमबत्ती लेंगे तो वहाँ से मोम कम पिघल के आने वाला है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप एवरेज साइज़ लें, क्योंकि आप शुरुआत में ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हमें किस तरह की डिजीज़ में किस साइज़ का मोमबत्ती लेना है। तो स्निग्ध अग्निकर्मों में इनके अलावा भी आपको इस चीज़ का प्रयोग भी कर सकते हैं। बहुत आसान है, हमारे घर में मोमबत्ती अवेलेबल होती है। अगर हमें लग रहा है कि कहीं पेन है तो हमें वो प्रयोग कर लेना है। इसके अलावा आप लोगों को लगता है कि आप अग्निकर्म नहीं कर रहे हैं तो आप स्निग्ध अग्निकर्मा कर ही रहे हैं। अगर आप ऑयल को गर्म करके उसे अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी एक तरीके से स्निग्ध अग्निकर्मा भी है, तो आप ऑलरेडी अग्निकर्मा कर रहे हैं। रुक्ष अग्निकर्मा में पिपली, शलाका, गोदंत और भी काफ़ी चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है। शर का प्रयोग किया जा सकता है। इसे जनरली हम त्वक और मांस में यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा हम अभी जितने भी अग्निकर्मा कर रहे हैं वो त्वक पर और मांस पर करते हैं। तो शलाका का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। शलाका के अलग अलग टाइप्स हम लोग आगे देखेंगे। और आकृति भेद से नेक्स्ट जो इसका क्लासिफिकेशन है वो है कि आकृति भेद से भी बहुत सारी आकृतियाँ होती हैं जिसमें हम अग्निकर्मा करते हैं। आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले वलय या सर्कुलर शेप है, उसके बाद डॉट, उसके बाद आप चंद्राकार देख सकते हैं, आप एक रेखा देख सकते हैं, प्रतिसारण आप कर सकते हैं, आप स्वास्तिक कर सकते हैं, आप अष्टपद कर सकते हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो अग्निकर्मा इसमें हम लोग आजकल कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम बिंदु। बिंदु की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसीलिए है क्योंकि आप ये सारी आकृतियाँ जो देख रहे हैं वो बिंदु से भी बनाई जा सकती हैं। अगर आप एक सर्कल बनाना चाहते हैं तो बिंदु से बना सकते हैं, उसमें आपको वुंड भी कम क्रिएट होंगे। और सर्कल अगर आप बनाना चाहते हैं तो सर्कल भी आपका क्रिएट हो जाएगा। और इनके अलावा भी काफ़ी सारी आकृतियाँ आप केवल बिंदु अग्निकर्मा से बना सकते हैं। तो हम लोग जो ज़्यादातर अभी जो वैद्य यूज़ कर रहे हैं वो बिंदु अग्निकर्मा का प्रयोग कर रहे हैं। इंडिकेशंस हम कहाँ कहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो आप सभी को पता है कि आजकल जॉइंट पेन के लिए अग्निकर्मा का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर किसी को स्तंभ है, वहाँ आप किसी को स्टिफनेस लग रही है, किसी को आप इसके अलावा आपको किसी को वहाँ पे स्टिफनेस के साथ साथ अगर आपको बर्निंग सेंसेशन लग रहा है तो भी आप वहाँ कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पित्त है लेकिन उसमें भी आप कर सकते हैं। अग्निकर्मा के केस में मैं एक बात करना चाहूँगा कि अग्निकर्मा में सही और गलत अग्निकर्मा डिसाइड करने का जो कारण है वो लोगों को हटा देना चाहिए कि ये सही अग्निकर्मा है, ये गलत अग्निकर्मा है।
क्योंकि जिस तरीके से एक रोगी को अगर 10 अलग अलग डॉक्टर 10 अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन लिख के ठीक कर सकते हैं, वैसे ही अग्निकर्मा में भी 10 अलग अलग अग्निकर्म चिकित्सक उसको अलग अलग तरीके से अग्निकर्म करके ठीक कर सकते हैं। तो हमें ये जज करने की कोशिश कम करनी है, क्योंकि हर डॉक्टर की अपनी एक अलग युक्ति होती है, वो अपनी एक अलग योजना बनाता है और उसके अकॉर्डिंग वो अग्निकर्मा करता है। तो आपको ये नहीं सोचना कि ये सही या गलत है, आपको केवल वो करने की कोशिश करनी है और आपको जिससे रिजल्ट मिलेंगे आप उसमें ऑटोमेटिकली सिद्धहस्त होते जाएंगे। तो हमें ये नहीं सोचना कि हमें ये अग्निकर्म सही है या इस कंडीशन में ये अग्निकर्म गलत है। हमें अपनी युक्ति लगानी है और उस जगह पर सीख के और अग्निकर्मा करना स्टार्ट करना है। तो स्तंभ में भी आप कर सकते हैं, आप अर्श में कर सकते हैं, आप अधिमांस में कर सकते हैं, आप ग्रंथि में कर सकते हैं, आप अपची में कर सकते हैं, आप नॉन हीलिंग अल्सर्स में या व्रण में कर सकते हैं, आप अर्बुद में कर सकते हैं, आप नाड़ी व्रण में कर सकते हैं, आप भगंदर में कर सकते हैं, आप चर्म कील में कर सकते हैं, आप गलगंड में कर सकते हैं, आप श्रीपद में कर सकते हैं, आप सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वाइनल हर्निया, आई थिंक बहुत कम लोगों ने देखा होगा इसमें अग्निकर्मा करते हुए, और इसमें एक केस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पोस्ट ऑपरेटिव जो केस है इन्वाइनल हर्निया का, जिसमें ऑपरेशन के बाद भी रिलैक्स नहीं मिला है, उस केस में भी आपको अग्निकर्मा से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आप इन्वाइनल हर्निया में कर सकते हैं। आप शिरो रोग में कर सकते हैं। शिरो रोग में बिल्कुल आज एक बहुत बड़ा डिजीज़ बोल सकते हैं माइग्रेन बना हुआ है। तो माइग्रेन में अगर आप अग्निकर्मा करते हैं तो पेशेंट को बहुत जल्दी रिलैक्स मिलते हैं। उसका भी वीडियो कुछ हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पे डले हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अग्निकर्मा के अगर आपके पास 30 से 35 साल या 40 साल पुराने भी केसेस हैं तो आप उन्हें भी अग्निकर्मा से ठीक कर सकते हैं, अगर आपके पास माइग्रेन के इस तरह के केस हैं तो। और माइग्रेन का केस आपके घर में बहुत कॉमनली मिलेगा। अगर आपकी वाइफ हैं तो उनको भी माइग्रेन होगा, अगर आपकी मदर हैं उनको माइग्रेन होगा, क्योंकि जनरली लेडीज़ में ये माइग्रेन बहुत ज़्यादा होता है। तो आपके पास केसेस की कोई कमी नहीं है, स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर आप अग्निकर्म करना स्टार्ट करते हैं तो इससे आपको बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी मिलना स्टार्ट होगी। अधिमंत यानी नेत्र रोगों में आप कर सकते हैं। अलग अलग कंडीशंस में आप इसको कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, यहाँ पे भी मैं आप प्रैक्टिकल अपने एक्सपीरियंस जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। वीक पर्सन्स बोल सकते हैं अवर सत्व में अग्निकर्मा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप अवर सत्व के पेशेंट में भी बिल्कुल कम अग्निकर्मा का प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल अवर सत्व के पेशेंट में भी अग्निकर्मा का प्रयोग किया जा सकता है। और उसमें आपको अग्निकर्म बहुत कम करना है, क्योंकि अगर आपने अवर सत्व के पेशेंट को शुरुआत में ही ज़्यादा अग्निकर्म कर दिया है तो उसका पेन घटने की जगह बढ़ेगा और फिर वो डीफेम करेगा अग्निकर्म को भी और आपको भी और आयुर्वेद को भी। तो हमें यहाँ पे प्रॉपर युक्ति लगानी है। अगर हम कॉन्ट्राइंडिकेशन वाली कंडीशन पे अगर हम अग्निकर्मा कर रहे हैं तो हमें युक्ति पहले लगा लेनी है और पेशेंट को प्रॉपर काउंसलिंग करनी है। बच्चों में अग्निकर्मा इसमें लिखा हुआ है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों में भी आप अग्निकर्मा कर सकते हैं। ओल्ड एज में अग्निकर्मा, ओल्ड एज में आप ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में करते ही हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ अग्निकर्मा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ओल्ड एज पर्सन और चिल्ड्रन दोनों अवर सत्व होते हैं, तो वहाँ आपको सत्व ही डिसाइड करना है और पेशेंट को पहले प्रॉपर काउंसिल करना है और बिल्कुल कम अग्निकर्मा से यहाँ से स्टार्ट करना है। क्योंकि बच्चों में भी अगर जो आप ज़्यादा अग्निकर्मा कर देंगे तो वहाँ जो व्रण क्रिएट होता है, बच्चे उसे कंटिन्यूसली खुजला के और वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं, जिससे उनको पेन घटने की जगह बढ़ेगा। दूसरा, मधुमेह में, बिल्कुल डायबिटीज़ में अगर आप कम अग्निकर्मा कर रहे हैं तो कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा अग्निकर्मा करने का आप सोच रहे हैं तो वहाँ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि डायबिटीज़ में जितने भी व्रण हैं वो बहुत लेट हील होते हैं। अगला इसमें बताया है कि स्वेदन, जहाँ पे भी स्वेदन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि उसमें पित्त प्रकोप होता है, तो वैसा ही अगर कंडीशन है तो वहाँ भी अग्निकर्मा नहीं करना है। बिल्कुल वहाँ ज़्यादा अग्निकर्मा नहीं करना है, लेकिन कम अग्निकर्मा हम कर सकते हैं। बिल्कुल जहाँ पित्त है वहाँ भी एक कम अग्निकर्मा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि केवल पित्त कहीं नहीं होता है, आम सब जगह होता है। लगभग 80% से 90% डिजीज़ में आम होता है, और अगर आप उसमें बिल्कुल कम अग्निकर्मा करते हैं तो शाम का भी पाचन होगा, कफ जहाँ पर इस कफ का पाचन होगा। तो ये सारी कंडीशन में भी आप बिल्कुल कम अग्निकर्मा अगर कर रहे हैं तो आप वहाँ कर सकते हैं। अगला है कि आप पित्तस डिजीज़ में, पित्त प्रकृति के पेशेंट में अग्निकर्मा नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पित्तस डिजीज़ है तो वहाँ कम अग्निकर्मा करना है, पित्त प्रकृति पर्सन है तो वहाँ भी कम अग्निकर्मा करना है। क्योंकि पित्त प्रकृति के जो पेशेंट होते हैं आप देखेंगे उन्हें तो वो बिल्कुल गौर वर्ण के मिलेंगे आपको, और वहाँ की उनकी स्किन जो होगी बिल्कुल थिन होगी, बिल्कुल सेंसिटिव होगी। इवन अगर आप अपने नेल से वहाँ थोड़ा स्क्रैच करेंगे तो रेड हो जाएगी। तो इतनी सेंसिटिव अगर स्किन है और आप उस पर अग्निकर्मा थोड़ा भी ज़्यादा कर देंगे तो वहाँ उनको बहुत सीवियर जलन, बर्निंग क्रिएट होगी, वुंड भी बहुत ज़्यादा बन जाएंगे उनको, और पेशेंट को रिलैक्स मिलने की जगह बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में आ जाएगा। तो आपको पित्त प्रकृति में बहुत ही कम अग्निकर्मा करना है, बहुत कम।
इसके बाद है रक्त पित्त रोगी में आप नहीं कर सकते, बिल्कुल यहाँ भी वही कंडीशन है। लेकिन रक्त पित्त में भी आपको पता है कि हमें यहाँ पे बिल्कुल कॉशनली, अगर आपको लग रहा है बहुत लंबे टाइम तक वहाँ पे उसके जो लीजन है वो रह रहे हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। वो आपका वहाँ आम और कफ का पाचन करेगा, ऑटोमेटिकली इस डिजीज़ में पित्त न्यूट्रलाइज होके और अपने नॉर्मल सोर्सेस में आएगा और आपको वहाँ भी इससे रिलैक्स मिल सकता है। अतिसार की कंडीशन में भी अग्निकर्मा कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लेकिन आप उनके स्टमक पे कर सकते हैं थोड़ा अग्निकर्मा, जिससे अगर उनके डाइजेस्टिव ट्रैक में कोई इरिटेशन है तो इरिटेशन थोड़ा कम होता है। बिल्कुल आप स्टमक पे भी अग्निकर्मा कर सकते हैं। अगर किसी को पेट दर्द है, अग्निकर्म का प्रयोग कीजिए, बिल्कुल वहाँ पे उनके जो सिग्नल्स है वो ब्लॉक होंगे और उनको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। इसके अलावा आप बहुत सारे अगर मल्टीपल वुंड्स हैं कहीं पे और वो हील नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ भी आपको ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपने वहाँ ज़्यादा अग्निकर्मा कर दिया तो ऑलरेडी वहाँ हीलिंग स्लो है और आप वहाँ एक वुंड क्रिएट कर रहे हैं, तो वो उन वुंड्स की हीलिंग को और स्लो कर देगा। अगर किसी को फॉरेन बॉडी रिटेन है किसी जगह पर, तो आप वहाँ अग्निकर्मा करेंगे तो वहाँ पेन बढ़ सकता है। तो हमें पहले वहाँ से फॉरेन बॉडी रिमूव करना है और उसके बाद हमें वहाँ अग्निकर्मा करना है। मोड ऑफ एक्शन, प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन अग्निकर्मा का क्या होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जब भी आप पेशेंट को अग्निकर्मा कर रहे हैं और अगर आप अग्निकर्मा कर रहे हैं और उसे पता नहीं है कि वो काम कैसे करता है, तो आपको उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। ऑरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस आप सभी ने पढ़ा होगा कि ये चीज़ होती है, लेकिन अभी मैं पूछूं कि ऑरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस कैसा दिखता है, तो आप में से 90% लोगों को पता नहीं रहेगा कि वो कैसा दिखता है। तो अगर वो आपके सामने से निकल भी जाएगा और आप उसे देख भी लेंगे, तो भी आप बता नहीं पाएंगे कि ये ऑरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस है। आप उसे किसी और नाम से जानते हैं। मैं जैसे अभी वो नाम बोलूँगा आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ तो हमने देखी है। लेकिन अभी मैं बोलूँगा ऑरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस देखा है, तो आप बोलेंगे नहीं देखी है। ऑरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस फिलोजिकल नेम है खरगोश का, खरहे का। तो आपसे अभी अगर मैं पूछता कि आपने खरगोश देखा है, आप बोलते बिल्कुल देखा है। लेकिन ऑरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस देखा है, तो आप बोलेंगे नहीं देखा है हमने। तो यही सेम कंडीशन पेशेंट के साथ होती है। पेशेंट के साथ कुछ प्रोसीजर हो रहा है, लेकिन वो काम कैसे करता है अगर हम उसे नहीं बता पाएंगे, तो उसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आने वाले हैं। क्योंकि हमारा ब्रेन इसी तरीके से काम करता है। जिन चीज़ों को सोच सकता है, समझ सकता है, वही चीज़ें, उन्हीं चीज़ों को वो एक्सपीरियंस कर सकता है। तो हमें उसे बिल्कुल पहले पूरा एक्सप्लेन करना है और उसके बाद ही हमें ये करना स्टार्ट करना है। और अग्निकर्मा करने के लिए हमें जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो है 5C अप्रोच। 5C अप्रोच में सबसे पहला आता है काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसे समझाएं कि अग्निकर्म काम कैसे करता है। अब सबसे पहला एक्सप्लेनेशन जो हम देख रहे हैं कि अग्निकर्मा में अग्नि का जो उष्ण गुण है, तीक्ष्ण गुण है, सूक्ष्म गुण है और ये सारे गुण हैं, उन सारे गुणों से वहाँ पे जो आपकी रोग की जो संप्राप्ति बनी हुई है उसका विघटन होगा। तो हमें समझने के लिए बिल्कुल अच्छा है और हमें पता भी होना चाहिए। लेकिन पेशेंट के लिए ये उतना फ्रूटफुल नहीं है। पेशेंट को नहीं पता कि उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म गुण क्या होता है। तो अगर आप उसे इस तरीके से समझाएंगे तो उसे समझ नहीं आएगा। तो हमें उसे दूसरा तरीका है जिसमें वो समझता है। अगर पेशेंट को हिंदी आती है तो हमें हिंदी में समझाना पड़ेगा, उसे इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में समझाना पड़ेगा। लाइकवाइज जैसे अभी आयुर्वेद नहीं आ रहा है तो हम उसे थोड़ा मॉडर्न में समझा देंगे। लेकिन हमें कभी भी किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करते हुए उसका अगर संप्राप्ति अगर हम मॉडर्न बना रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट अगर हम आयुर्वेदा कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। अगर हम उसे हम सोच रहे हैं कि हम किसी डिजीज़ का एग्जांपल लेते हैं, संधिवात का हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं। अगर हम उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस मान के ट्रीट करेंगे, तो हमने डायग्नोसिस बना लिया है मॉडर्न का ऑस्टियोआर्थराइटिस और ट्रीटमेंट हम संधिवात का कर रहे हैं, तो वो चीज़ कभी ठीक नहीं होने वाली है। उसकी ये ऐसे ही हो गया कि हम प्रैक्टिस तो हम कर रहे हैं क्रिकेट की और हमारा जो फील्ड है वो फील्ड होने वाला है हॉकी का, तो उसमें हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो एक बड़ी गड़बड़ जो हम करते हैं, बहुत सारे चिकित्सक ये गड़बड़ करते हैं, पहले शुरुआत में मैं भी काफ़ी ये गड़बड़ करता था, तो ये गड़बड़ हमें बिल्कुल नहीं करनी है। हमें जब भी रोग के बारे में सोचना है, आपके सामने कोई भी डिजीज़ आए, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो। अभी मेरे पास कैंसर से के शायद पूरे इंडिया से 40 से ज़्यादा पेशेंट हैं, लेकिन कैंसर में मॉडर्न जो है एस्पेक्ट उसको मैं बिल्कुल कम सोचता हूँ। बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट हम उसका आयुर्वेदिक सोचते हैं। तो जैसे ही पेशेंट को उसका ट्रीटमेंट देते हैं तो उसको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें ये चीज़ ज़रूर करनी है कि हमें ये मिसमैच नहीं करना है। हमें डायग्नोसिस भी आयुर्वेदा का बनाना है और ट्रीटमेंट आयुर्वेदा का करना है। क्योंकि अगर आप डायग्नोसिस मॉडर्न का बना देंगे और ट्रीटमेंट आयुर्वेदा का कर देंगे, तो उसके लिए जो मैंने एग्जांपल दिया है कि आप प्रैक्टिस तो कर रहे हैं क्रिकेट की और आपका जो मैच होने वाला है वो होने वाला है
हॉकी का, तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है और पेशेंट को प्रॉपर्ली समझाना है उसकी लैंग्वेज में, वो भी समझाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जो उसे समझा सकते हैं कि जो ये काम करता है वो काम करता है कि वहाँ की जो हीट होती है वो लोकल टिश्यू के मेटाबॉलिज्म को थोड़ा बढ़ा देती है, वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई को थोड़ा बढ़ा देती है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बढ़ जाती है ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सप्लाई बढ़ने से, तो यहाँ पे आपकी हीलिंग प्रमोट हो जाती है। ये चीज़ उसे बिल्कुल समझ आ जाएगी। सेकेंड चीज़ हम बता सकते हैं कि अगर यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है तो यहाँ पे जो टॉक्सिन्स हैं वो भी रिलीज़ होंगे, वहाँ पे जो ब्लॉकेज हैं वो भी यहाँ से हटेंगे, क्योंकि सोतो संघ आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा रीज़न है बहुत सारी डिजीज़ेस का। तो आपसे बता सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्लॉकेज आए हुए थे जो टॉक्सिन्स की वजह से, वो टॉक्सिन्स भी यहाँ से फ्लश आउट होंगे। इसके अलावा जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, वो मसल्स को भी रिलैक्स करता है, मसल्स को भी रिलैक्स करेगा तो वहाँ पे पेन जो है उसका कम होगा। और मसल्स के साथ साथ आप एक चीज़ बिल्कुल याद रखिए, ये फेशिया को भी रिलीज़ करता है। मायोफेशियल रिलीज़ करने की बहुत अच्छी टेक्निक अग्निकर्मा है। मायोफेशियल रिलीज़ करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि फेशिया आपका स्किन के बाद सबसे बड़ा ऑर्गन है। हमें लगता है स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है और उसके बाद लिवर सबसे बड़ा ऑर्गन है, लेकिन बीच में हम एक ऑर्गन को मिस कर रहे हैं, वो है फेशिया। ये स्किन का पार्ट नहीं है, स्किन से थोड़ा अलग है, लेकिन स्किन के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। स्किन के हम दो ही पार्ट लेते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस, लेकिन उसके नीचे फेशिया है, वो भी उतना ही बड़ा है जितना स्किन है आपका, और उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हमें ये चीज़ बिल्कुल देखनी है कि हमें फेशिया को भी रिलीज़ करना है। फेशिया के बारे में आप थोड़ा स्टडी कीजिए, मैं अभी आपको एक एग्जांपल देके भी समझाऊंगा कि किस तरीके से फेशिया वर्क करता है। तो यहाँ पे अगर आप पेशेंट को समझाएंगे कि मसल्स को भी रिलैक्स कर रहा है तो भी पेशेंट को समझ आएगा। ये वैसोडायलेक्शन करता है तो हीमोस्टैटिक एक्शन भी होता है इसका। और इसके अलावा आप बता सकते हैं एंडोर्फिन्स थ्योरी। एंडोर्फिन्स थ्योरी जो शुरुआत में मैंने ग्लोबल अग्निकर्मा का जो टीम आपको दिखाया था उसमें डॉक्टर कैमुलस पावर थे, डॉक्टर लीनी थे। इन्होंने क्या, डॉक्टर कैमुलस पावर ने एक थ्योरी दी है कि एंडोर्फिन्स जो कि हमारे बॉडी में हीलिंग हार्मोन्स होते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे अग्निकर्मा करते हैं तो एक मैसेंजर का काम करता है, छोटा वुंड बनता है, उसको हील करने के लिए ब्रेन से एंडोर्फिन्स आते हैं और यहाँ पे वो हीलिंग को प्रमोट करते हैं। तो ये थ्योरी भी आप उसे बता सकते हैं और भी बहुत सारे एक्सप्लेनेशन आप उसे दे सकते हैं। ये सिग्नल्स को ब्लॉक करता है, अगर आपने अपने यहाँ पे एक छोटा सिग्नल दे दिया है तो वो आने वाले दूसरे पेन सिग्नल्स को ब्लॉक करेगा, क्योंकि वहाँ पे एक दूसरा स्ट्रॉन्ग सिग्नल आपने दे दिया है, क्योंकि बर्न एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। तो पेशेंट को ये भी पता लगेगा कि एक तरीके से पेन किलर का भी काम कर रहा है, पेन किलर भी इसी तरीके से काम करती है, वो आपके सिग्नल्स ब्लॉक कर देती है, वहाँ पैथोलॉजी को ट्रीट नहीं कर रही है, लेकिन आयुर्वेदा में ये पैथोलॉजी को भी ट्रीट कर रहा है और सिग्नल्स भी ब्लॉक कर रहा है। इसके बाद दहन उपकरण। दहन उपकरण से पहले मैं आपको 5C अप्रोच के बारे में बताना चाहूँगा कि पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हमें 5C अप्रोच क्या करनी है। सबसे पहली चीज़ है काउंसलिंग। पेशेंट की काउंसलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने काउंसलिंग नहीं की है तो मैंने बताया कि आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं, उसे पता ही नहीं लगेगा कि ये चीज़ क्या है जो मेरे साथ हो रही है। दूसरा, जब आप अग्निकर्मा करेंगे तो आप अग्निकर्मा करने में बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत आराम से आप पेशेंट को कंफर्टेबल करके अग्निकर्मा करेंगे। फर्स्ट 5C का फर्स्ट C हो गया काउंसलिंग। सेकेंड हो गया है करेक्ट पॉइंट आइडेंटिफिकेशन। आप पॉइंट सर्च करने में कभी भी जल्दबाजी मत कीजिए, बिल्कुल आराम से आप पॉइंट सर्च कीजिए, पेनफुल पॉइंट सर्च कीजिए। और पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको केवल पेनफुल पॉइंट ही सेलेक्ट कर लेना है। जब आप पेनफुल पॉइंट प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको थर्ड मेथड पे आना है, करेक्ट कॉटराइजेशन। करेक्ट कॉटराइजेशन मीन्स उसमें जिस तरीके का अग्निकर्मा आपको करना है, सही अग्निकर्मा करना है, केवल अग्निकर्मा नहीं कर देना है। करेक्ट पॉइंट आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे, किसी भी पॉइंट पे अग्निकर्मा कर देंगे तो रिजल्ट नहीं आने वाले हैं। अगर आपने जो पॉइंट सेलेक्ट किया है उस पर किस तरीके का अग्निकर्मा करना है, लाइक मैंने बताया आपके पास पित्त प्रकृति पेशेंट भी आ गया है, आपने उसके पॉइंट भी आइडेंटिफिकेशन कर दिए हैं, और जब आप पॉइंट आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे और पेन से मार्क कर रहे थे तो आपको दिखा कि वहाँ पर रेड रेड स्वेलिंग आ गई है केवल पेन से मार्क करने से ही, तो आपको उसमें अग्निकर्मा भी बहुत कम करना है। अगर आपने उसमें थोड़ा भी ज़्यादा अग्निकर्मा कर दिया तो वो पेशेंट का वहाँ पे पेन डेफिनेटली बढ़ने वाला है, उसी वक्त बढ़ जाएगा। तो करेक्ट अग्निकर्मा करना भी ज़रूरी है। उसके बाद एक क्वेश्चंस या प्रिकॉशंस, फोर्थ नंबर का जो सी है, क्वेश्चंस या प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस हम क्या रख सकते हैं, कॉशंस हम क्या रख सकते हैं। हमें सबसे पहली चीज़ कि पेशेंट को ये बोलना है कि आपको वात बढ़ाने वाले काम नहीं करने हैं। अगर वो पेन लेके आया है तो हमें उसे रेस्ट करने के लिए बोलना है और उसे खट्टा खाने के लिए बिल्कुल मना कर देना है, और उसका कारण भी हमें उसे मॉडर्न पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग ही समझा देना है कि हाँ, अगर आप जैसे ही खट्टा खाएंगे आपकी बॉडी में इंटरल्यूकिन्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है और वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट कर देते हैं और इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, और सूजन बढ़ जाएगी तो आपको दर्द भी बढ़ जाएगा। तो ये दो चीज़ों का आपको वहाँ ध्यान रखना है। जिसको भी अग्निकर्मा किया जाता है उसको आप बहुत ज़्यादा वात बढ़ाने वाले काम करने के लिए मना करेंगे। लास्ट
क्योर फॉर द डिजीज़। अगर वहाँ पे कोई डिजीज़ है तो उसका क्योर हमें ज़रूर करना है। अगर डिजीज़ का हम क्योर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपने जो उसे रिलैक्स दिया है वो वापस उसको पेन रिकरेंसी हो। तो हमें ये 5 सी बिल्कुल ध्यान रखने हैं। इसके बाद दहन उपकरण पे हमने पहले भी बात की है, और दहन उपकरण इस तरीके से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इतने सारे अलग अलग दहन उपकरण होते हैं, जिसमें पिपली है, अजाशकृत है, गोदंत है, शर है, शलाका है, ये त्वक इस पे कर सकते हैं हम, और जाम्बोस्ट है, इतर लोह है, मांसगत पे कर सकते हैं, शौद्र गुड़ स्नेह। गुड़ के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रोज़न शोल्डर पे महाराष्ट्र में एक डॉक्टर हैं, बहुत पुराने वैद्य हैं, वो गुड़ का प्रयोग करते हैं, और गुड़ को थोड़ा गर्म करके और वो पूरे जो शोल्डर है उस एरिया पे उसे अप्लाई कर देते हैं, और फ्रोजन शोल्डर में इमीडिएट रिलैक्स मिलता है। तो आप भी गुड़ का प्रयोग बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप उसे थोड़ा करके और पेशेंट पे कम गर्म करके आप उसे अप्लाई कीजिए। धीरे धीरे आप उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा सकते हैं नेक्स्ट विजिट्स में, और पेशेंट को कभी भी एक ही विजिट में ठीक करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपकी अप्रोच रहेगी ज़्यादा अग्निकर्मा करने की, और उससे आपको शुरुआत में कॉम्प्लिकेशन मिल सकते हैं। इसके बाद दहन उपकरण हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये शलाका है, आप शौद्र देख सकते हैं, इसमें आप घृत देख सकते हैं, पिपली देख सकते हैं, गुड़ देख सकते हैं। इसके बाद ये अलग अलग तरह की शलाकाएँ हैं, इसमें आप जो नीचे वाली शलाका है उसके साथ 3 टिप रखे हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग टिप हैं। अगर आप इसे एक ही शलाका पे आगे पर लगा सकते हैं, इसमें स्वास्तिक और अष्टपाद इस तरह के अलग अलग जो हमने देखे थे वहाँ पे, कि इस अलग अलग टाइप का जो अग्निकर्मा हम करते हैं सारे आप एक ही शलाका से कर सकते हैं। इसके अलावा जो बिल्कुल आधुनिक तरीका जो अभी शलाका का आया है वो इस तरीके का है, ये गैस बर्नर है, उसके ऊपर ही शलाका लगी हुई है, और आप जैसे ही इसे स्टार्ट करते हैं शलाका ऑटोमेटिकली गर्म हो जाती है, आपको अलग से शलाका गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी तरीका महाराष्ट्र में यूज़ होता है, तो आप इससे डायरेक्ट अग्निकर्मा कर सकते हैं। इसके बाद ये नॉर्मल शलाका, जिसका प्रयोग मैं करता हूँ और अधिकांश चिकित्सक इसी का प्रयोग करते हैं। ये कुछ अलग तरह की शलाका जिसका पॉइंट थोड़ा तीखा होता है, अगर हमें लगता है कि स्किन डिसीजेस हैं तो हम वहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमें लगता है कि हमें अग्निकर्मा थोड़ा डीप करना है लेकिन वुंड कम क्रिएट हो, तो भी हम ऐसी कंडीशन में कर सकते हैं। क्योंकि उपकरण आपके पास लगभग सारे होने चाहिए, आपकी युक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप खुद से भी अपने उपकरण बना सकते हैं। इसके बाद अग्निकर्म के काल। अग्निकर्म के काल जो शास्त्र में बताए गए हैं श्रुश्रुत सूत्र चैप्टर 12 में, कि शरद और ग्रीष्म ऋतु में अग्निकर्म को बिल्कुल सावधानीपूर्वक करना चाहिए, वो अब उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन हमें ये चीज़ ज़रूर देखनी कि हम जहाँ अग्निकर्म कर रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट को पहला फोबिया भी क्रिएट होता है अग्नि को देख के, क्योंकि अग्नि बर्न क्रिएट करती है, दाह उत्पन्न करती है। तो हमें उस एनवायरनमेंट को थोड़ा ठंडा रखना है, थोड़ा कूल रखना है, और पेशेंट जहाँ बैठे, जहाँ लेटे, जहाँ अग्निकर्म हो रहा है उसे अगर हम हो सकता है बाहर ग्रीष्म ऋतु है लेकिन हम अपने कमरे में ग्रीष्म ऋतु का एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं। आज ये फैसिलिटी अवेलेबल है, हम कूलर, एसी या पंखे का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ उतनी गर्मी नहीं रहे जितनी बाहर है। तो ऋतु का प्रभाव भी हम थोड़ा कम कर सकते हैं, और अग्निकर्मा पूरे साल भर कर सकते हैं। इसके बाद अग्निकर्म करने के बाद हम एलोवेरा लगा सकते हैं, या फिर हम इस तरीके से कुछ क्रीम्स का प्रयोग कर सकते हैं, जात्यादि मलहम का प्रयोग कर सकते हैं, जात्यादि तेल का प्रयोग कर सकते हैं। ये बर्न कूल है जो ग्लोबल अग्निकर्मा में यूज़ होता है, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। यहाँ पे जो बेसिक अग्निकर्मा का एक पिक आप देख सकते हैं। जनरली जो लोग सबसे ज़्यादा अग्निकर्मा जिसमें किया जाता था पहले, वो था कदर या कॉर्न में हम लोग अग्निकर्मा करते थे। तो कॉर्न में इस तरीके से डायरेक्ट आप छड़ देख सकते हैं, इसकी जो कॉटरी की आप छड़ जिससे अग्निकर्मा कर रहे हैं उसका साइज़ बहुत बड़ा है। क्योंकि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम जिस जगह अग्निकर्मा कर रहे हैं हमें इंस्ट्रूमेंट उसी तरह का यूज़ करना है। शलाका यहाँ पे इन्होंने जो यूज़ की है वो आगे से बिल्कुल कोन शेप होती है, क्योंकि कॉर्न का शेप भी कोन शेप ही होता है। यहाँ पे छोटा है कॉर्न, तो यहाँ पे इन्होंने शलाका छोटी प्रयोग की है। ये अगर आप कॉर्न को पहले रिमूव करना चाहते हैं तो आप सर्जिकल ब्लेड से उसे रिमूव भी कर सकते हैं, उससे आपको सेट्स कम देने की ज़रूरत पड़ती है। और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कॉर्न बड़ा है तो आपको 8, 10, 12, 15 अग्निकर्मा भी उसमें देने पड़ सकते हैं, और अगर कॉर्न छोटा है तो हो सकता है आपको एक बार ही ट्रीट करने में वो पूरा ट्रीट हो जाए। तो अगर आपको लग रहा है कि कॉर्न बड़ा है तो वहाँ आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं, उसके बाद अग्निकर्मा कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कैल्केनियर स्प्रून में इस तरीके से अग्निकर्मा कर सकते हैं। बहुत डीप हैं थोड़े थोड़े वुंड, और इस तरह के डीप वुंड आप बिल्कुल सोल पे कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ उतना पेन पेशेंट को क्रिएट नहीं होता है। तो आप बिल्कुल इस तरीके से अग्निकर्मा कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं ये 2nd डिग्री हैं, ये आपके थोड़े मसल्स तक जा चुके हैं। और इस तरह का अग्निकर्मा डॉक्टर कपिल, हाँ जी। देखो अगर हो
सके किसी को बीच में ज्वाइन करा सकते हो तो एक बार देख लो, काफी लोग वेट कर रहे हैं उधर, है ना। ओके और ओके, अगर नहीं करा सकते हो तो फिर चलने दो। 1 मिनट के लिए हम सबको ज्वाइन करा लेते हैं, क्योंकि अब प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो 1 मिनट में हम पहले सबको ज्वाइन करवा लेते हैं, देन रीस्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल। टेनिस एल्बो और गोल्फर्स एल्बो में हम इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। मैं जनरली फर्स्ट सेट में इस तरह का अग्निकर्मा नहीं करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा डीप होता है, तो पेशेंट को अगर शुरुआत में हम थोड़ा डीप करते हैं तो हो सकता है पेन बढ़ जाए, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। और ये हमें तभी करना है जब हम अग्निकर्मा कम 1 डिग्री से स्टार्ट करें, और 1 डिग्री से पहले भी अगर हम उसे 0.25, 0.5, 0.75 और 1 इस तरीके से अगर हम कैटेगराइज कर दें और बिल्कुल कम अग्निकर्मा हम करना स्टार्ट करें, तो नो डाउट आप इसमें बहुत ही सिद्धस्त हो सकते हैं, क्योंकि जितना आप स्लो ड्राइविंग करते हैं उतने आप एक्सपर्ट ड्राइवर होते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री या जो राष्ट्रपति के जो ड्राइवर होते हैं वो बिल्कुल स्लो भी ड्राइव कर सकते हैं। फास्ट ड्राइव करने से पहले अगर आप स्लो ड्राइविंग में अगर आप एक्सपर्ट हो गए हैं, तो वैसे ही आप कम अग्निकर्मा करने में अगर आप एक्सपर्ट हो गए हैं, तो आप डीप अग्निकर्मा बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये प्लांटर फैसियाइटिस में इस तरीके से हम डॉट्स बनाते हुए जाते हैं, और पूरे प्लांटर फेशिया पे हम इस तरीके से डॉट बना देते हैं। ये केस मैं आपको वृषण शोथ का एक केस मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल आप वृषण शोथ में भी कर सकते हैं। ये इसका प्रोसीजर करने से पहले का ट्रीटमेंट था, और ये उसको 4-5 सेट देने के बाद आप देख सकते हैं पूरा यहाँ से स्वेलिंग बिल्कुल कम हो गया है। इसमें आप देखेंगे साइज़ में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। साइज़ में डिफरेंस दोनों टेस्टीज़ में आने का रीज़न है, इसको जो राइट साइड का जो टेस्टीज़ है उसमें सिस्ट है करीबन 6-7 mm का, 6-7 सेंटीमीटर का, सॉरी, तो काफ़ी बड़ा इसका टेस्टिस है, लेकिन सारी स्वेलिंग हट गई है, और ये केवल अग्निकर्मा और आयुर्वेदा मेडिसिन से हुआ है, मतलब यहाँ सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी है पेशेंट को। तो इस तरीके के केस आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं वेरिकोज वेन है यहाँ पे, और अगर आप इस पिक को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे वेरिकोज वेन काफ़ी हील हो चुके हैं। बीच में जो आपको दिखेंगे वो अभी अंडर प्रोसीजर हैं, वो भी हील होना स्टार्ट हो रहे हैं। और इस पेशेंट को करीबन वेरिकोज वेन में 90% रिलैक्स मिल चुका है। यहाँ भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आप सोरियासिस में कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल छोटा छोटा अग्निकर्मा किया हुआ है, ये शुरुआत का पिक है उसका, और अभी पेशेंट काफ़ी ठीक है। उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट होने के बाद का पिक लिया जाएगा, और आप देखेंगे यहाँ बिल्कुल छोटा छोटा आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल छोटे छोटे अग्निकर्मा किए हुए हैं, इतने छोटे कि आपको प्रॉपरली दिखेंगे भी नहीं। तो जहाँ भी पित्त की कंडीशन लग रही है वहाँ हम बहुत छोटा अग्निकर्मा भी कर सकते हैं, और जैसे ही पेशेंट कंफर्टेबल हो वहाँ ज़्यादा अग्निकर्मा करना है आपने। वार्ड्स में किया जा सकता है इस तरीके से, आप देखेंगे वार्ड के केसेस हैं, एक ही पेशेंट को इतने सारे वार्ड्स थे, ये हमने इसमें अग्निकर्मा किया है। बिल्कुल ट्यूबरकुलर नोड्यूल्स में भी आप कर सकते हैं, इवन कैंसर में भी आप कर सकते हैं। लास्ट संडे मैंने एक कैंसर के पेशेंट को अग्निकर्मा किया था, उसका पिक नहीं ले पाया मैं क्योंकि वो ब्रेस्ट कैंसर का केस था। तो इस तरीके से आप ये अग्निकर्मा कर सकते हैं। आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये भी पैथिक कंडीशन होती है, इन्फ्लामेशन होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको रूमेटॉइड नोड्यूल्स तक सारे डिजॉल्व होंगे, और पेशेंट के जो हाथ हैं वो काफ़ी इंप्रूव हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद। इस तरह की कंडीशन स्किन डिजीज़ में भी आप कर सकते हैं। माइक बंद कर लें, डॉक्टर अनीश चौहान अपना माइक बंद करें, भाई आवाज डिस्टर्ब हो रही है। डॉक्टर अनीश, हाँ सर कर रहा हूँ सर, कैसे होगा ये? स्क्रीन पर करेंगे तो माइक का बटन आ जाएगा। हाँ हो गया हो गया हो गया। अग्निकर्मा के कुछ अलग मेथड्स भी होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं एक्यूपंक्चर निडल जो है, इसे मैं अभी आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताऊंगा इस तरह का अग्निकर्मा कब किया जाता है। आप अगर डीप अग्निकर्मा करना चाहते हैं, ये ACL टीयर का केस है, एंटीरियर क्यूसिएट लिगामेंट का टीयर था इसे, और ये जैसे ही इसका सर्जरी हुआ उसके बाद और स्टिफ हो गया, और ये पेशेंट मेडिकल स्टाफ ही है, तो इसका स्टिफनेस इस तरीके के अग्निकर्मा से बहुत जल्दी चला गया, और इसका जो बिल्कुल 90 डिग्री पे इसका पैर रहता था, उसका एंगल केवल 3-4 अग्निकर्मा के जो सेट हुए उसमें ही काफ़ी ठीक हो गया। और उसका यहाँ ये स्वेलिंग आप देख सकते हैं, सारी स्वेलिंग अभी इसको ठीक है। तो इस तरह का अग्निकर्मा भी होता है। ये किस तरीके से करते हैं हम, ये भी अभी हम देखेंगे। तो ये हमारा जो क्लासिकल
पॉइंट ऑफ व्यू था अग्निकर्मा का, ये हमने अभी देखा। इसके बाद हम अभी थोड़ी ही देर में 1 से 2 मिनट में हम अभी इसका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं।